नमस्कार। इलाहाबाद के महासंग्राम में आपका स्वागत है। इलाहाबाद उपचुनाव में उम्मीदवारों का धुआंधार प्रचार जारी है। बीजेपी, कांग्रेस, लोकदल सभी पार्टियों के उम्मीदवार गांव-गांव घूमकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पार्टियों के दिग्गज नेता भी अब वोट मांगने की कड़ी में उतर चुके हैं। भाजपा की तरफ से बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के अलावा उनके बड़े भाई गोपाल कांडा और जेजेपी के सुप्रीमो अजय चौटाला भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और परसों से कमान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी संभालेंगे। कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल के साथ कुमारी शैलजा वोट मांग रही हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके साथ नजर आते हैं। उधर अभय चौटाला अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला के साथ इस बार फिर जीत का दम भर रहे हैं। इलाहाबाद उपचुनाव में अब गिनती के दिन ही बच गए हैं। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रचार अभियान और भी तेज होता जा रहा है और भी जोरदार होता जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। गांव गांव जाकर लोगों से इस बार कमल खिलाने की अपील कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा मैदान में मोर्चा संभाले, दूसरी तरफ सिरसा विधायक और उनके बड़े भाई गोपाल कांडा भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और गोविंद कांडा को जिताने की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को भी गोपाल कांडा ने कई गांवों का दौरा किया। उनके साथ जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला मौजूद रहे। अजय चौटाला ने भी गोविंद कांडा के लिए गोपाल कांडा के साथ मिलकर वोट मांगे। इस दौरान उनके निशाने पर इनेलो के उम्मीदवार अभय चौटाला और उनकी पार्टी रही। तो वहीं भाजपा चुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने भी इलाहाबाद में जीत का दावा करते हुए कहा है कि भाजपा का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, जबकि विरोधियों का ग्राफ उतनी ही तेजी से नीचे गिर रहा है। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इलाहाबाद में जीत का दावा करते हुए यह कह दिया कि भाजपा विकास और सुशासन की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में विकास और सुशासन के नाम पर भाजपा वोट मांग रही है और इसी आधार पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत होगी। एक तरफ भाजपा के दिग्गज प्रचार कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार की जीत की हुंकार भर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए गांव गांव की खाक छान रही है। तो वहीं अभय चौटाला भी गांव गांव घूमकर इंडियन नेशनल लोकदल को वोट देने की अपील कर रहे हैं, साथ ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और विरोधियों पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। एक तरफ उम्मीदवार गांव गांव घूम रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, तो जनता भी वोट की चोट इस बार अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। लेकिन इस बार विकास जिस तरह से मुद्दा बना हुआ है, उसे कई संकेत चुनाव से पहले ही मिलने लगे हैं। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। मेरे साथ योगेश कौशिक जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी भाजपा के प्रवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। खाली चहलका जी स्टूडियो से मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और मनदीप बिश्नोई जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट लेंगे। आप सभी लोग किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं? मौजूदा पॉलिटिकल इक्वेशन, चुनावी समीकरण किस तरह से देखी जा सकती हैं? सबसे पहले ओपनिंग कमेंट लेते हैं। शुरुआत में सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे करता हूं। जी देखिए, चुनाव जितना नजदीक आएगा भाजपा जीत के करीब दिखाई देती चली जाएगी। ये मैं केवल बनावटी बात नहीं, इसके तथ्यों के साथ मैं बात करूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों का जो विकास, सुशासन और जो राष्ट्र निर्माण की बात है वो थोड़ा धीरे चलती है लेकिन स्थायी चलती है। लोकल पार्टियां अपने ग्राफ को एकदम हवा बनाकर दिखाती हैं, धीरे धीरे उनकी सच्चाई एक दूसरे की चर्चा के माध्यम से निकलती है, तो उनका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता है। और नेशनल पार्टी, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सत्ता केवल सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, ये विश्वास, विकास और सुशासन के आधार पर चलने वाली पार्टी, जिसके 7 साल के शासन के दौरान किस प्रकार का मुकाम हरियाणा और देश ने प्राप्त किया है, उससे लोगों में एक विश्वास बढ़ता है कि हाँ ये काम करने वाले हैं। इसलिए पिछले कल ही इस देश में 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करवाकर जो एक दुनिया के अंदर मिसाल कायम की है, वो संजीवनी का काम करेगी। इस चुनाव के लोगों का मानस परिवर्तन करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी कि करना जिस प्रकार से विपक्ष केवल हा हुल्ला करके और केवल समय पास करके अफरा तफरी पैदा करना चाहता, वहां भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर एक सकारात्मक रूप से अपनाते हुए पॉजिटिविटी पैदा करके इस चुनाव को ही नहीं
देश के आने वाले सब चुनावों के अंदर इसी को आधार मानकर हम कहेंगे ठीक है कि सर। देश की जनता हमारे लिए केवल वोट नहीं, ठीक है सर। देश की जनता हमारे लिए एक परिवार है। ठीक है सर। खाली चहलका जी, आपके पास मैं आता हूं, किस तरह से देख रहे हैं आज की तारीख में पॉलिटिकल इक्वेशंस को? केशव जी, ये देश और प्रदेश, इस प्रदेश में और देश में लोग वादों और झूठे जुमलों की सरकार से लोग थक चुके हैं। लोगों को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को सरकार वो चाहिए जिसके शासन सत्ता में प्रदेश को नंबर 1 हरियाणा कहा जाता रहा, और नंबर 1 बातों में नहीं, हम हर क्षेत्र में नंबर 1 रहे उस समय जब इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि वादे और जुमलों के लोग इकट्ठा होकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमने आज से और कल से लगातार हम वहां के लोकल लोगों के कमेंट्स वहां के देख रहे हैं, तो लोगों का मानना यह है कि बीजेपी और जेजेपी या राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के रहते इस देश और प्रदेश में महंगाई के अलावा, बेरोजगारी के अलावा और जातिवाद के अलावा कुछ नहीं बढ़ा है। हमने इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जब सत्ता थी तो कांग्रेस गरीबों की सरकार है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है जब आम आदमी और गांव का आदमी ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों की ही सरकार है। तो मैं समझता हूं कि इस बार भी जिस तरह बड़ौदा में प्रदेश में रिजल्ट आया, उस ऐसा ही एक रिजल्ट एलनाबाद में आने जा रहा है। जो झूठी धरातल पे जो वहां पे वादे हैं उन सबको दरकिनार करके लोग कांग्रेस को चुनने जा रहे हैं। ठीक है सर। विजेंद्र रेड्डू जी, आपके पास मैं आता हूं, ओपनिंग कमेंट सर, कैसे देख रहे हैं चुनाव को आज की तारीख में? जिस प्रकार से 7 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को एक तरह से कुचलने का काम किया है और अराजकता का माहौल हरियाणा प्रदेश में पैदा करने का काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो यहां तक कहते हैं कि लठों की एक टीम बनाओ जो दूसरे किसानों का लठ फोड़ने का काम करे। 11 महीने से किसान भूखा प्यासा बॉर्डर के ऊपर बैठा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जिस प्रकार से महंगाई ने हर गरीब इंसान को 2 वक्त की रोटी ना मिलने तक के लिए मजबूर हो चुका है। इन सभी बातों को देखते हुए एलनाबाद चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से भाई ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं, जो घर का मुखिया किसी घर को अच्छे से संभाल सकता है, बाहर का व्यक्ति उसको नहीं संभाल सकता। ये पार्टियां कहीं न कहीं किसी न किसी की गुलाम होती है और क्षेत्रीय पार्टी वो स्वतंत्र होती है और वही स्वतंत्रता पूर्वक किसी अपने हल्के का विकास करवाने में सक्षम होती है। इसलिए एलनाबाद की जनता अभय सिंह जी चौटाला को भारी बहुमत देकर के यहां से विजयी बनाने का काम करेंगे। ठीक है सर। मनदीप बिश्नोई जी। केशव, इस प्रकार से कांग्रेस के साथी कह रहे थे, आईएनएलडी के साथी कह रहे थे, कांग्रेस कह रही थी कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। ठीक है, ये नाम गरीब का लेते हैं, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन देश के गरीबों को ही इसने देश को और गरीब बना दिया था। ये उस समय की बात है जो अब तक उभर नहीं पाया है। अभी आईएनएलडी के साथी कह रहे थे कि अभय सिंह चौटाला भारी बहुमत से जीतेंगे। अरे भाई, अभय सिंह जी तो जीते हुए थे, अभय सिंह जी तो जीते हुए थे इस्तीफा देने से पहले। आज स्टेट के अंदर उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? ये चुनाव जो विधायक थे और दोबारा से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, या तो जवाब लेना चाहोगे? इस बात का जवाब लेना चाहोगे इस बात का? 1 मिनट, मेरी बात पूरी होनी चाहिए सर, आप जवाब दीजिए। जिस प्रकार से रेड्डू साहब, ओपनिंग कमेंट है, मैं जवाब भी लेने इसके बाद पूरे डिबेट में जवाब लेना। आपसे तो पहली लाइन ही नहीं तय हुई। एलनाबाद की जनता आपसे सवाल पूछेगी, आप उसका जवाब कैसे देंगे? एलनाबाद की जनता इस बात को भली बात देंगे, आपको भी देंगे। विधायक 2019 में चुन करके उन्हें अपना प्रतिनिधि भेजा। जब बात उस एरिया के उस क्षेत्र की जनता की आवाज को विधानसभा में उठाने की आई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब वो इस्तीफा दे दिए तो वो नॉन सीरियस पॉलिटिकल लोग हैं और दोबारा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जनता इस बहकावे में नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बड़ी बेहतरीन तरीके से हर विकास को आगे लेकर के जा रही है। और जहां तक बात सिनेरियो की है, आप देखेंगे दुष्यंत चौटाला जी पहुंच चुके हैं सिरसा, अजय सिंह चौटाला जी डॉक्टर साहब सिरसा के अंदर है, दिग्विजय सिंह चौटाला है, कल कई हल्कों की वो मीटिंग लेंगे, वर्करों की मीटिंग लेंगे और दुष्यंत जी फील्ड में उतरेंगे। और 1-2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और बहुत से बड़े बड़े नेता है।
वो पब्लिक के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर बहुत भारी बहुमत से गठबंधन का उम्मीदवार विजय होगा। तो नॉन सीरियस पॉलिटिकल लोग हैं जो इस्तीफा देकर के नौटंकी करते थे, उन्हें जो एलनाबाद की जनता है वैको भी जानती है। ठीक है सर, ठीक है सर। योगेश कौशिक जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या कहता है आपका विश्लेषण, आज की तारीख का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये मैं शास्त्री जी की बात से एक से सहमत हूं कि चुनाव बहुत खूबसूरत तरीके से लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर पार्टी को ये स्वीकार करना चाहिए, वो हारें या जीतें, पर जिस शिद्दत से वो चुनाव लड़ते हैं वो उनकी खूबसूरती पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है। और ये आज से नहीं, जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया होगा उसी दिन से बीजेपी ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और अब मैंने कहा था कि देखना आप, ये धीरे धीरे अपने पत्ते खोलेंगे। अभी अजय सिंह चौटाला जी जो आज मैदान में इन्होंने उतार दिए हैं, ये भी उनका एक अपना ये मूव पूरा ब्लूप्रिंट इनके पास चुनाव का रहेगा। अब आगे दुष्यंत जी भी मैदान में उतरेंगे, ठीक है। और दुष्यंत जी और बीजेपी जब मिलती है, देखिए अगर हम चुनाव को देखें पहले से, जब से हरियाणा बना हमारा, तब से अगर देखें तो फाइट हमेशा कांग्रेस और इनेलो के बीच में ही रहती थी। लोकदल नाम रहा या नेशनल लोकदल रहा देवीलाल जी के समय से लेके और आज तक। लेकिन बीजेपी ने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की कि बीजेपी अपनी एंट्री मार गई 14 और 19 के अंदर, ठीक है। और 14 और 19 में जब एंट्री मार गई है तो उन्होंने गेन किया है, दे हैव लॉस्ट नथिंग। अब मेरा सवाल जो बार बार लोगों के दिमाग में भी कौंध रहा है, और अजय सिंह चौटाला जी ने भी बोला है कि आप सिंपल ये बताइए कि जब आपको खुद चुनाव लड़ना, आपने जिस टाइम रिजाइन किया क्या कहा? आपने ये कहा कि जब तक सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा मैं विधानसभा में नहीं आऊंगा। तो मैं फिर बार बार, मैंने पहले दिन भी कहा था, मैं आज फिर ये कह रहा हूं कि आपके पास इस चीज का क्या जवाब है? क्या आप दोबारा विधानसभा में जाके सॉल्यूशन निकाल देंगे? नहीं निकाल सकते आप, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। तो फिर आपने क्या किसानों को लेके कोई राजनीति करने की कोशिश की? अब इन्होंने जितने वोट पिछली बार लिए थे, अगर अभय सिंह चौटाला उससे ज्यादा वोट लेते हैं तो मैं मानूंगा कि किसानों का ये कुछ पक्ष इनकी तरफ चला गया है, जो कि आज के दिन मुझे नहीं लगता है, ईमानदारी से कह रहा हूं। और उसका रीजन मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। इन्होंने खुद एक बयान ऐसा खतरनाक दिया कि पवन बेनीवाल जी मेरे साथ लग के और ये जो पैसे कमाए हैं इन्होंने, ये जो है कब्जे करके कमाए हुए हैं, जो कि दोनों को नुकसान पहुंचाता है, कांग्रेस को भी पहुंचाता है और इनेलो को खुद भी पहुंचाता है। इसका मतलब यह है कि वो स्वीकार करते हैं कि मेरे साथ जो लोग रहे हैं वो घोटालेबाज रहे हैं, वो कब्जाधारी रहे हैं और उन्होंने ऐसे तरीके से पैसे कमाए हैं। तो क्या ये चीज उन्हें डैमेज? अभय चौटाला का कॉन्फिडेंस तो एकदम मैं मानता हूं, नहीं वो तो देखो उनकी पारंपरिक सीट है वो। जब आप देखिए, अब मैं दो बातें कर रहा हूं इसमें भी, इसको भी जोड़ लीजिए। एक बार 2009 में चौटाला जी 2 जगह से चुनाव जीते थे, एक वो एलानाबाद से जीते थे और एक उचाना से जीते थे। उन्होंने उचाना को जो है वो अपने साथ रखा और एलानाबाद में छोड़ के और वहां पे चुनाव कराया, क्योंकि उनको यकीन था कि भाई एलानाबाद में तो हमारा किसी को भी उतार देंगे, जीत जाएंगे। सुशील इंदौरा जी को जिताया और उसके अलावा जो कांग्रेस से भी जो जीते, प्रताप सिंह सबसे पहले, वो भी तो देवीलाल परिवार से ही थे ना। तो ये तो मान के चलते हैं, और मैं भी मान रहा हूं, आज भी मैं मान रहा हूं, एज उन्हीं के पास है आज के दिन। लेकिन बीजेपी जो पहले दिन थी, आज बीजेपी जितना ऊपर जा रही है, जो मेरी पास सूचनाएं हैं उस हिसाब से अभी इनके पास 6-7 दिन हैं, और ये ऐसे लोग हैं जब तक वोट नहीं डलती है तब तक भी काम करते हैं। तो उनके पास 8 दिन मान के चलो आप, और 8 दिन में वो कहां पहुंच सकते हैं। और साथ में जबकि जेजेपी भी है, हालांकि मेरे जो हैं रेड्डू साहब ये कह सकते हैं कि जेजेपी की कितनी वोट आई थी, लेकिन राजनीति में 1+1 2 नहीं होते, कई बार 1+1 11 हो जाते हैं। तो वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते, अभी टाइम है। ठीक है, मैं शास्त्री जी के पास आता हूं। शास्त्री जी, आप लगातार अपना ग्राफ ऊपर बता रहे हैं, आपने ये कहा भी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा भाजपा का ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा। लेकिन अभय सिंह चौटाला जी की एक स्टेटमेंट को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये एलनाबाद ये मेरा गढ़ है और इसे ध्वस्त करना मुंगेरी लाल के सपने देखना है। देखिए केशव जी, मैं अपनी बात में एक पक्ष और रखता हूं, जो विजेंद्र रेड्डू जी नहीं रख पाए वो मैं रख रहा हूं। इनके पास सबसे बड़ी संपत्ति जिसको वो कह नहीं रहे, चौधरी देवीलाल की मानते हैं, और देवीलाल परिवार के गढ़ के रूप में इलाहाबाद को देखना चाहते हैं। इनके पास इसके अलावा दूसरी चीज तो है नहीं, क्योंकि विकास की बात करेंगे, सुशासन की बात करेंगे, तो ये ऐसे लोग नहीं है जो सत्ता में नहीं रहे। ये ओमप्रकाश चौटाला जी के साथ अभय सिंह जी के बेटे के रूप में ये पिछले
जब शासन इनका था तो ये रहे, इनके रुतबे, इनके बोलचाल ढाल, इनके काम स्वयं भी बोल रहे हैं, लोग भी जानते हैं। तो उसको तो माइनस कर दो आप। पॉजिटिव चीज पक्ष जो है वो चौधरी देवीलाल जी का है। हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास शासन है, सुशासन है, विकास है, सबका साथ सबका विकास। और इसके साथ जो उसमें से हमें लेना है और जो हमारे पास है, चौधरी देवीलाल की विरासत। चौधरी देवीलाल की विरासत को एकाधिकार करके मानकर चलने वाले लोग इस बात को भूल जाओ कि हमारे पास चौधरी देवीलाल की विरासत को संभालने वाली एक बड़ी टीम है जो आज सरकार की हिस्सेदार है। तो यदि हम इस तराजू के ऊपर तोलकर देखेंगे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला और गोविंद कांडा, तो गोविंद कांडा के पास प्लस है। और किस लिए है कि उसके पास उनमें के हिस्से में से, चौधरी देवीलाल की विरासत के हिस्से में से हमारे पास बीजेपी के रूप में हिस्सा है। और शासन, सुशासन, विकास, सबका साथ सबका विकास, इन सब के नारों का, यानी आपका कहना है ये विरासत वाला जो भी बैकग्राउंड है ये अब लोकदल के पास नहीं बचा, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो उसके हिस्सेदारी जो 100% वो कह चाह रहे थे या हो सकती थी, लेकिन सत्यव्रत जी यहाँ पर एक पहलू और है, यहाँ पर एक पहलू और है, मैं वो भी डिस्कस करता हूं, फिर मैं रेडू साहब के पास भी आऊंगा, उन्हें भी जवाब देना है। अपनी चुनावी जनसभा में अजय सिंह चौटाला जी एक बात लगातार रख रहे हैं कि पूरे इंडियन नेशनल लोकदल को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर केवल 1.8%, 1.8% वोट मिल पाई थी, जिसमें से 1% वोट एलनाबाद से थी और 0.8% पूरे हरियाणा से थी। तो आप ये देखिए, जब इतनी खराब स्थिति लोकदल की थी कि उनको पूरे हरियाणा से 0.8 मिली और 1% एलनाबाद से मिली, तो इसका मतलब गढ़ तो है आंकड़ों के हिसाब से भी। देखिए, आप इसको क्लियर कर लीजिए। आम चुनाव में क्या होता है कि चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, स्वयं उनका रुतबा, वो इलाहाबाद की जनता को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि सरकार हमारी बनेगी, सरकार की हिस्सेदारी हमारी होगी। जब इतनी बात आम चुनाव में, क्योंकि आम चुनाव के अंदर व्यक्ति न तो भाग की सोचता है न भाग का वो विषय उनके पास आता है, सब अपने अपने विधानसभा के बीच में। तो 100% चौधरी देवीलाल का विरासत चौधरी अभय सिंह चौटाला के पास था। यानी सिटिंग गवर्नमेंट की सिचुएशन आपको फायदा पहुंचाएगी इस बाई इलेक्शन में, आप ऐसा मान रहे हैं? अब समझिए, अब विषय आ गया कि अब उपचुनाव है। अब आपने भी बता दिया आंकड़ा कि 1.8 में से 1 पॉइंट तो इलाहाबाद का था, तो इलाहाबाद के लोग तो ठगे जा रहे हैं। अरे यार, क्या किया हमने, टोटल वोट का आधा प्रतिशत तो हमने दे दिया। यानी कि आपका ये फॉर्मूला, आपका सत्यव्रत शास्त्री जी, ये फॉर्मूला कि एक वोट सरकार में सीधे साझेदारी, आपको लगता है कामयाब हो रहा है? देखो, मैं तो पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक चालबाजी जो, ठीक है सर, मैं रेडू साहब के पास आता हूं। ठीक है, मैं रेडू साहब के पास आता हूं, उन्हें अपनी बात भी कहनी है, जवाब भी देना है। विजेंद्र रेडू जी। जी, शास्त्री जी को बंद कीजिए और मेरे को टाइम दीजिए, क्योंकि 3 साथी आपने बिठा रखे हैं, चाहे वो जेजेपी वाला है, चाहे बीजेपी वाला है, और कहीं न कहीं जो आपने विशेष वरिष्ठ पत्रकार बिठाए हैं योगेश जी, वो भी प्रो भाजपा ही बात कर रही हैं। तो मैं इन सभी के जवाब में दे रहा हूं। सबसे पहले शास्त्री जी ने कहा कि देवीलाल जी की विरासत जो है इनके साथ, आप सुन लीजिए योगेश जी प्लीज सुन लीजिए। शास्त्री जी ने कहा कि देवीलाल जी की विरासत जो है ना कहीं आज बीजेपी के और गोपाल कांडा जी के समर्थन में है। इसका जवाब मैं ये दूंगा कि ताऊ देवीलाल जी ने तो प्रधानमंत्री तक के पद को ठुकरा दिया था। ताऊ देवीलाल ने किसानों की राजनीति की थी, किसानों के समर्थन में हमेशा खड़े रहे थे। वो आज किसान दुखी है, परेशान है, और जिनको आप राजनीतिक विरासत देवीलाल के उत्तराधिकारी मान रहे हो, आज वो किसानों के लिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ है और भाजपा की कठपुतली बनकर के बैठे हुए हैं। इसलिए आपके पास, आपको शर्म आनी चाहिए कहते हुए कि देवीलाल की विरासत आपके पास है, 1% भी आपके पास वहां उस विरासत का कुछ नहीं है। दूसरी बात आपने कहा, योगेश जी बार बार हर डिबेट में इस बात को दोहराते हैं कि भाजपा वाले बड़े शिद्दत से चुनाव लड़ते हैं। कौन सी शिद्दत है इनके पास? इन्होंने 75 का नारा लगाया था, 40 पर आकर के रुक गए, कहां गई वो शिद्दत? इन्होंने 2019 में इतना जोर लगाया था, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इलाहाबाद में लाकर के इन्होंने चुनावी जनसभा करवाने का काम किया गया था, कहां गई थी वो शिद्दत? ओम प्रकाश धनखड़ जी, अजय सिंह जी चुनाव में उतरे हुए हैं, दिग्विजय चुनाव में उतरे हैं, और कौन से पत्ते बाकी हैं? ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव में उतरे हुए हैं, झूठ का नारा ये देने का काम करते हैं। केशव जी, इन्होंने कहा, ओम प्रकाश धनखड़ जी की मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, कागदाना रैली में इन्होंने कहा कि ये कानून जो है ऐच्छिक है,
ये आप रिकॉर्ड निकलवा कर चेक कर सकते हैं कि ये स्वैच्छिक कानून बनाए गए हैं। अगर स्वैच्छिक कानून बनाए गए तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में ये क्यों नहीं कहती कि हमारी मर्जी है, हम इनको माने या ना माने। ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो इनका क्वेश्चन इन्होंने उठाया है कि अभय सिंह चौटाला ने यहाँ कोई विकास नहीं करवाया। अभय सिंह चौटाला आज से 17 साल पहले यहाँ के जो ना उनका शासन बना था इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी का शासन है। कितना इन्होंने एलनाबाद में विकास करवाया? एक काम एलनाबाद का मुझे बता दीजिए। इसके बाद 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, कितना विकास एलनाबाद में इन्होंने करवाया है? जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो ये विकास का नारा देने लगे। रेड्डू साहब, आप अपना बताइए, फिर मैं इनसे पूछता हूं। कार्य करने कभी कहते हैं सेम के लिए हम नहीं कर। हाँ, मैं बताता हूं। जब जो इंडियन नेशनल लोकदल का शासन था तो यहाँ पर एक राज नहर है, इंदिरा नहर के नाम से जिनको जाना जाता है, उसके पैरेलल में एक स्पेशल नहर बनाई गई जिससे यहाँ के खेतों को सिंचाई मिली। इसके बाद जो है ना नेमला माइनर, खारिया माइनर, मीठी माइनर, कम से कम 10 माइनर यहाँ पर बनाया, जिसके कारण यहाँ की बंजर भूमि को पानी मिला और एलनाबाद का हल्का जो हरा भरा हुआ और इनकी आजीविका चलना शुरू हुई। इतने विकास के कार्य करवाए, सड़कों का काम करवाया, नहरों का काम करवाया, स्कूल इन्होंने बनवाए। 17 साल पुरानी ये बात मुझसे पूछ रहे, मैंने बता दी है। इनसे 7 साल पुरानी पूछने का काम ठीक है। मैं पूछूंगा। ठीक है रेड्डू साहब, सभी को समय देना है। केशव जी 1 मिनट सर, सभी को समय देना है। 20 सेकंड दूंगा, केवल 20 सेकंड जल्दी से। सिर्फ 1 मिनट केशव जी। अब ये कोशिश कर रहे हैं, अब ये लोगों को जो ना लालच दे रहे हैं और विकास के नाम पर लोगों की वोट को खरीदने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है, जिसमें एलनाबाद की जनता कभी भी बहकाए में नहीं आएगी। और अभय सिंह जी चौटाला इन सब की जमानत जब्त करके यहाँ से विजय हासिल करने जा रहे हैं और यहाँ ये बौखला रहे हैं। इसलिए अनेक तरह के एक बात और इन्होंने कहा कि इन्होंने, ठीक है सर, मैं आऊंगा अगली बात पर भी, लेकिन मैं उससे पहले मैं खालिद जी के पास आ रहा हूं। खालिद जी, आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि हरियाणा को वो सरकार चाहिए जिससे प्रदेश नंबर 1 रहा, जिसमें प्रदेश नंबर 1 रहा। तो सर, क्या अब भी एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन बनी रही है कि उपचुनाव और चुनाव के मुद्दों में कांग्रेस उलझी हुई है? नहीं, क्योंकि ये तो प्रदेश का मुद्दा ही नहीं है, ये तो उपचुनाव का मुद्दा है। और जब तक आप उपचुनाव में एलनाबाद की जनता को उनके मुद्दे नहीं बताएंगे, वो कैसे आपकी तरफ आएंगे? अभी हम उनके मुद्दों पे बात करते हैं। केशव जी, ये आपने मुझसे पूछा कि ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है, तो ये जो मेरी स्टेटमेंट थी ये वहां के लोकल लोगों द्वारा दिए हुए बयान थे जो मैंने आपको बताए। अच्छा, अभी हम बात करते हैं। एक तो कह रहा है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, एक कह रहा है खुद में गढ़ की बजाय अगर अच्छा रहता उसको घर कहते तो थोड़ा सामान्य सा लगता है, लेकिन उनको आदत नहीं है। मैं जेजेपी के नेता श्री दिग्विजय सिंह का बयान सुन रहा था आज से 2 दिन पहले। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चाचा के लिए जो लोग वोट मांग रहे हैं, जो चाचा भतीजे का खेल चल रहा है ना हरियाणा में, केशव जी उसको समझिए। वो कहते हैं दिग्विजय सिंह जी कि जो चाचा के लिए लोग वोट मांग रहे हैं उनको शायद पता नहीं है, वो तेजा खेड़ा के आसपास जाते जाते उनकी पतलूनें ढीली हो जाती है। दिग्विजय सिंह जी का बयान है, चाहो तो आप देख लेना उसको। ये मतलब ये जो भय की आप बात कर रहे हैं, आप किसी और के लिए भय दिखा रहे हैं लेकिन खुद का भी भय बता रहे हैं, क्योंकि हैं तो आप एक ब्लड रिलेशन में, है तो आप उसी परिवार से, है तो एक साथ काम करने वाले। आप लोगों को डरा रहे हैं कि अगर वो नहीं मारेंगे तो हम मारेंगे आपको। और अब जो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, इसमें ये कैसे पता लग रहा है कि वो नहीं मारेंगे तो हम मारेंगे? ये कैसा? नहीं, उनके बयान में झलकता है। नहीं, उन्होंने कहा ना उनके बयान में मैंने सुना था बयान। उनके कहने का मतलब ये था कि लोगों में अभय सिंह चौटाला का खौफ है। कैसे भी सुनते नहीं, खौफ किसका है? फर्क क्या है? 2 भाइयों की संतानें हैं, आप क्या फर्क करना चाह रहे हैं? आप क्या फर्क करना चाह रहे हैं? और देखिए ना, दुर्भाग्य देखिए कि चौधरी देवीलाल जी की विरासत के लिए झगड़ा हो रहा है। अभी तो ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदा हैं। हालांकि उनके शासन सत्ता से लोग इतने खुश रहे होते तो उनकी स्थिति यह नहीं होती कि ऑलरेडी एक सीट पे आ जाती। लेकिन अभी तो विरासत की लड़ाई तो तब शुरू होगी जी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं होंगे। आप सुन लीजिए मेरी बात। अब बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, आप समझिए शास्त्री जी, आपका सबका साथ सबका विकास आपका क्या है? अब सुनिए मनदीप भाई, आप सुनिए। मनदीप जी सुनिए, मनदीप जी सुनिए। खालिद भाई बड़े कंफ्यूज से लग रहे हैं। बीच में बोलने की बात नहीं, खालिद भाई बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2 भाई हैं और दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी होगी। क्यों? उन दोनों ने एक साथ काम नहीं किया हरियाणा में। उनके रहते हरियाणा में आरएलडी की स्थिति नहीं हुई क्या? उनके दोनों के रहते आरएलडी की स्थिति किसने हुई?
अरे अब अच्छा नहीं लगता है। अगर एक बाहर है तो एक जेल के अंदर रह के आया है, मतलब उन दोनों की प्रवृत्ति, यानी कि उस परिवार की प्रवृत्ति क्या है, सत्ता में उनका 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 स्टैंड क्या है प्रदेश के लोगों के लिए, सत्ता करने का तरीका क्या है, वो लगभग एक जैसा है। जब दिग्विजय सिंह जी अभय सिंह चौटाला को ये कहते हैं कि चाचा के लिए जो लोग वोट मांग रहे हैं उनको शायद पता नहीं है कि उनका तेजा खड़ा के आसपास जाते जाते उनकी पगलूने ढीली हो जाती है, उनका बयान है। अब सबका साथ सबका विकास का आप नंबर ही आने देते, क्योंकि ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है केशव जी कि जो प्रत्याशी है सबका साथ सबका विकास का, कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत वो फेवरेट लगता है, क्योंकि जब उनकी बात आती है तो आपको भी तकलीफ होने लगती है। ये बड़ा मेरा तो आप सब फेवरेट है। सुनो तो खालिद भाई, मेरे तो आप इतने फेवरेट है, मैं आपको स्पेशल स्टूडियो बुलाता हूं। सुनो तो सही, मेरे सभी फेवरेट है सर, मेरे अच्छा लगना नहीं, अपना पल्ला मत झाड़िए मेरे ऊपर सर, सही अपना पल्ला मेरे ऊपर मत झाड़िए। सुनो तो सही, अब सबका साथ सबका विकास की बात तो हो रही है। एक इतने लंबे समय सीट आईएलडी के पास रही, वहां पे एक नाले की समस्या है, जिस नाले के बनने से वहां के जो जल भराव की समस्या होती है वो पानी गगन नदी में चला जाएगा। यार इतने लंबे समय तक सत्ता रहती है, आज भी जिस परिवार से मुख्यमंत्री रहा हो, जो सीट को अपना गढ़ कहते हो, सीट को अपना सब कहते हो, आज भी वो समस्या वहां पे बकाया है कि आप एक किसानों की एक समस्या को, और उसका बजट कितना है पता है, मात्र 20 करोड़ से कम उसका बजट है। अगर उस आप नाले को बढ़ाने लगेंगे उसका बजट कितना है, 20 करोड़ के कम का। आप उस सीट को अपना दरपीडी उसको गढ़ बताते हैं, आप सत्ता में भी रहते हैं, आप मुख्यमंत्री भी रहते हैं, आप मंत्री भी रहते हैं, और क्या क्या नहीं करते, आप एक छोटी समस्या कम नहीं करते। और जो सबका साथ सबका विकास की बात है, ये तो सिर्फ नारा रह गया। मुझे लगता है शास्त्री जी, ये चीज तो आपको कहनी नहीं चाहिए, एक मिनट खत्म नहीं हुई बात, अभी उनका नंबर नहीं आया, ये आपको कहनी नहीं चाहिए। सबका साथ सबका विकास में इस प्रदेश को आपने क्या दिया, और यहां हरियाणा के लोगों को आपने क्या दिया। इस प्रदेश को आपने कमर तोड़ महंगाई दी, जो इतिहास में दर्ज होगा इस पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान में एक महंगाई का रिकॉर्ड था कि जब 2 वक्त की रोटी जुटाना हिंदुस्तान के व्यक्ति के लिए मुश्किल हो गया। आपने इस प्रदेश को बेरोजगारी दी, प्रदेश में हम बेरोजगारी में सबसे नीचे आ गए हैं, ये आपका सबका साथ सबका विकास है। आपने 2000 के आसपास स्कूलों को बंद कर दिया, ये सबका साथ सबका विकास है। महिला उत्पीड़न में हम बहुत हाई ऊपर लेवल पे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध में बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, ये सबका साथ सबका विकास है। और तो पेट्रोल डीजल की जो समस्या है वो उससे तो पूरा देश और प्रदेश घूम रहा है, और वो ऊपर से कहते कहें आपके लोग कि प्रदेश में अगर जरा सा सहयोग हम देश हित में कर देंगे पेट्रोल डीजल खरीद के, तो ये बेशर्मी बयान जो आपके सहयोगी देते थे ना, मैं जवाब लेता हूं। सहयोगी जो जवाब देते थे, ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूं। आपने सबसे ज्यादा समय लिया, बात खत्म हो जाएगी। जो आपके सहयोगी भाजपा के सबका साथ सबका विकास करने वाली बात जो लोग कहते थे कि मात्र अगर भाजपा को वोट देंगे तो 300 में सिलेंडर मिलेगा, 35 में पेट्रोल मिलेगा, आज वो लोग कहते हैं कि अगर आप 200 रुपए का पेट्रोल और डीजल खरीद लेंगे तो देश हित में क्या आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये सोच का जवाब हरियाणा और देश देने वाला है। ठीक है। मनदीप बिश्नोई जी, आपके पास मैं आता हूं। मनदीप जी, आवाज आ रही है आप तक? जी केशव जी आ रही जी, रखिए अपनी बात। केशव, बहुत लंबी रनिंग कमेंट्री खालिद भाई ने दी, शायद इनको भौगोलिक जानकारी नहीं है उस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। चौधरी देवलाल जी के परिवार के बारे में, चौटाला जी के परिवार के बारे में, अजय सिंह जी और अभय सिंह जी के व्यक्तिगत उनके बारे में, लेकिन इन्होंने अपने कैंडिडेट के बारे में नहीं बताया कि इनके कैंडिडेट की छवि कैसी है। इनको कैंडिडेट नहीं मिला। जो पार्टी देश की आजादी से पहले की स्थापित हुई पार्टी है, वो इस विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए अपना कोई लोकल कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाए, कोई कार्यकर्ता नहीं मिला इन्हें। इन्होंने माइग्रेट करके एक कैंडिडेट को, उस कैंडिडेट को जिसकी छवि के बारे में दूसरे उम्मीदवार भी कहते हैं ये तो हमारा पाला हुआ है, ये तो वैसा है। आप तो माइग्रेट भी नहीं कर पाए। पवन बेनीवाल जी कम से कम इतना तो किया उन्होंने कि चलती हुई सरकार में वो साझेदार थे और सरकार छोड़ के किसानों के बीच आके बैठ गए। आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। कहां साझेदार? कुछ नहीं कहा। अगर आप सरकार के कार्य करता है, अब सुनिए ना, मंदीप जी क्या है, मंदीप जी क्या है, मुझे बड़ा अफसोस लगता है जब आप सरकार का फेवर लेते हैं, मुझे बड़ा मतलब झीक छूटती है। सरकार का फेवर आप लॉजिकल बात कर ही नहीं रहे हैं, नहीं आप लॉजिकल बात कर ही नहीं रहे हैं सर। एक बात एक मिनट मंदीप जी एक मिनट, उनसे जरा मैं बात करूं। मंदीप जी एक मिनट, मंदीप जी
देखिए, मैंने कहा कि सरकार का चलती हुई सरकार में कार्यकर्ता अगर छोड़ के आ जाता है ना केशव जी, सुन तो लीजिए, मतलब वो छोड़ के आ जा रहा है, तो वो एक बड़ी बात है कि आप चलती हुई सरकार के कार्यकर्ता है, नेता है, आप जो भी कुछ है, तो आगे आप किसी ऐसे मुद्दे में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपकी भी नहीं सर, रमेश चुनाव के दौरान की बात बता रहा हूँ। आप चुप रहिए, भरत बेनीवाल जाने वाले थे, रोका गया उनको, अंदर की बात आपने सुना नहीं, भरत बेनीवाल का बयान आपने सुना नहीं, कोई बात नहीं, भरत बेनीवाल का सुना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बात के साथ थे और रहेंगे। ठीक है, मनदीप जी, गठबंधन सरकार के अंदर कोई जगह नहीं है। टाइम होता है, गठबंधन सरकार में केवल 7 श्रेणी के लोग रह सकते हैं, वही यहाँ पर रह सकते हैं। इस व्यक्ति की सभी चिंता प्रवृत्ति हो, वो इस गठबंधन सरकार में 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकता। यही कारण है कि वो छोड़ करके चला गया। उसकी यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली थी। जो दाल उसकी अभय सिंह जी के पास गल रही थी, उनके पास गल रही थी, उन लक्ष्मण के पास गल रही थी, उनकी दाल यहाँ इस गठबंधन सरकार में गलने वाली नहीं थी, इसलिए वो छोड़ करके चले गए और आप लोगों को ठीक है नाम लिया क्योंकि आपके पास करने नहीं था। ठीक है सर, साल तक क्यों रखा? वो दाल खत्म हो गया था। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। योगेश जी के पास मैं आ रहा हूँ। मैं रेड्डू साहब ने मेरा पूरे सेंटेंस सुने नहीं, तो मैं दोबारा से सुना देता हूँ। वो मैंने इंग्लिश में बोल दिया था तो शायद उन्हें बुरा लग गया होगा। मैं आज भी ये मान के चलता हूँ कि अभय सिंह चौटाला जी सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश सर। मैं बड़े बड़े अदब से कह रहा हूँ कि अभय सिंह चौटाला जी सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं, आज के दिन सबसे ऊपर हैं। ठीक है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो चुनाव लड़ती है बीजेपी, किस शिद्दत से लड़ती है, उसका जवाब दे देता हूँ मैं। वहां पे सीएम लगे हुए हैं, प्रेसिडेंट बीजेपी लगे हुए हैं, सारे मिनिस्टर लगे हुए हैं, सारे एमएलए लगे हुए हैं। मैं खुद गुड़गांवा से हूं, गुड़गांवा से कम 200 वर्कर यहां से गए हुए हैं जो वहां काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं शिद्दत। और इसके साथ अजय सिंह जी और दिग्विजय खुद और दुष्यंत जी ये जेजेपी के लगे हुए हैं और उनका वर्कर लगा हुआ है। इसके साथ अभय सिंह जी के चुनाव के अंदर मैं ये मानता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला जी गेम चेंजर होते थे। अब हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला जी लास्ट मोमेंट में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला और उनके परिवार के अलावा मुझे वहां पे और कोई वहां पे जुड़ा हुआ नजर नहीं आता है। उसके तीसरी साइड में मैं जाता हूं, कांग्रेस के चुनाव को जब देखता हूं तो वहां पे कुमारी शैलजा और 2 ही नाम लिए गए। योगेश जी, अगर बीजेपी 20 लोगों को लेकर अपना 100% दे रही है तो उनके पास भी तो 2 ही हैं, वो 2 को देकर भी तो 100% दे रहे हैं, उनके पास है कौन और? नहीं, मैं तो ये एक्सेप्ट करें ना कि हाँ उनके पास एक बहुत बड़ी विशाल टीम है। मैं तो यहां तक कह चुका हूं और पहले भी कहा था, और मैंने वो चाहे वो चुनाव हार गए, वो जो पहले था बड़ौदा वाला, चाहे चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट पे क्या किया मालूम है? हर घर के अंदर अपना एक बंदा बैठा दिया था। लगभग बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। क्या इनका है? इनका नहीं है। इनका स्टाइल है कि भाई हम चौधरी हैं आज तक, तो हमारी चौधराहट यहां से मत हटा देना तुम। ठीक है, वो स्टाइल ठीक है, मैं जवाब दूंगा योगेश का। अब चलेगा। अब मैं तीसरी बात बता रहा हूं सर, मेरी बात सुनिए प्लीज मेरी बात सुनिए। 2014 के अंदर 69,000 वोट आए थे आपके, और 19 के अंदर 57,000 वोट आए हैं आपके। गणित ये कहता है कि आप नीचे जा रहे हैं, और इस गणित में अगर आप इससे थोड़ा सा भी नीचे खिसक गए तो आप सबकी जमानत जब्त करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक वादा कर रहा हूं, आज चुनाव के नतीजे चाहे जो मर्जी आए, बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो, इन तीनों में से किसी की जमानत जब्त होने वाली नहीं है। तीनों की, जीते कोई भी चाहे हारे कोई भी, पर इन तीनों में से किसी की जमानत जब्त नहीं होगी। आप इतने बड़े बड़े दावे मत करा करो जो हाँ प्लीज। तो मैं आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं ये भी मानता हूं कि अभय सिंह चौटाला जी आज के दिन सबसे ऊपर हैं। मैं सारी बातें आपके ऊपर रखते हुए ये बात कर रहा हूं कि अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट लेके अगर आप कुछ सीख लेते हैं या करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं। अगर आपकी टीम होती ना तो पूरे हरियाणा में जो नई टीम जेजेपी की खड़ी होके आपसे 10 सीट ऊपर लेके चली गई, वो आप लेते, उनसे ज्यादा आप लेते सीट, पर आपके पास वोट परसेंटेज 1.8 आया और उनके पास लगभग 10 आया। तो और वो पूरी की पूरी सर, वो उनको दिया क्या आपने उनको अपने घर से निकाल दिया। जैसे परिवार अलग होते हैं, मैं मानता हूं,
पर जब परिवार अलग होता है तो उसको अलग से खेत भी दिया जाता है, अलग से 2 बर्तन भी दिए जाते हैं, 2 कनस्तर आटा भी दिया जाता है कि भाई जाके बेटा तू अपनी रोटी अलग बना ले, हमारी तेरी नहीं पट रही। आपने दिया क्या उनको? वो बिल्कुल खाली हाथ आए थे और आज कहां पहुंच गए हैं। आप सारी चीजें कैलकुलेट करके फिर मुझे समझा दो कि आप ऊपर कैसे जाओगे। 57,000 पिछली बार थे, इससे ऊपर कैसे जाओगे? रेड्डू साहब सुनो अब सुन लो। हाँ, यस, सबसे पहले इन्होंने कहा योगेश जी को, इसलिए मैं प्रो भाजपा बोल रहा हूं, और क्योंकि ये कहते हैं कि वही बड़ी शिद्दत वाली बड़ी डिटेल में इन्होंने मेरे को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मेरी सुन लो अभी योगेश जी। मैं 14 तारीख को योगेश जी ऐलनाबाद में आ गया था और तब से लगातार ऐलनाबाद के गांव में मैं घूम रहा हूं, ठीक है। मुझे किसी गांव में भाजपा का एक भी वर्कर नहीं मिला। ये ग्राउंड रिपोर्ट है, आप स्वयं आकर के चेक कर लो। अगर आपके 200 आदमी गुड़गांव से आए हुए हैं तो वो कहीं 5 स्टार में या होटलों में रुके हुए हैं, वहीं खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। ग्राउंड लेवल पर आपका कोई वर्कर या ग्राउंड रिपोर्ट लेने का काम करे। दूसरी बात आपने जो कही है कि 2019 में 57% आए और 14 में 69% आए, मैं इस बात को योगेश जी बिल्कुल खुले दिल से मानने के लिए तैयार हूं कि 2019 में जो 57% 10% वोट ऐलनाबाद में घटा है, 18 में पार्टी में स्प्लिट हुआ, पार्टी 2 धड़ों में बंट गई और कहीं न कहीं वो लोगों को बहकाने में कामयाब हुए और इंडियन नेशनल लोकदल का अधिकांश वोट जो है जेजेपी के साथ चला गया था। और पार्टी इतने बुरे वक्त में भी 57% लेकर के 12,000 वोटों से अभय सिंह यहां से जीता। वो एक बहुत ही बड़ी सफलता है। आप एक एनालिसिसर होकर के इस बात को अवश्य मानेंगे। आज के जो हालात हैं 19 के मुकाबले 21 के जो हालात हैं योगेश जी, आपको ये बात माननी पड़ेगी, बहुत परिवर्तन है। चाहे वो पार्टी का ग्राफ बढ़ने की बात हुई है, चाहे जीत की रेख सफल हुई है, वहां पर लोगों ने आप राजनेता हैं जी, आप राजनीतिक हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन आपको पता है ग्राउंड के मुद्दे क्या है? आप कह रहे हैं कि मैं 14 तारीख से अब भी ऐलनाबाद में ही हूं, लेकिन आप अभी तक जनता को इस बात का जवाब नहीं समझा पाए। आपने बताने की कोशिश की, लेकिन जनता समझ नहीं पाई है कि अभय सिंह चौटाला जीते तो दोबारा इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। आप अभी तक जनता को यह नहीं बता पाए कि उनके इस्तीफे देने के पीछे की वजह क्या थी। आपने कोशिश बहुत की, लेकिन जनता समझी नहीं। और आपको पता है चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। आप भले ही ना माने इस बात को, हाँ मैं बताता हूं केशव जी, ये बिल्कुल आप भले ही इस बात को ना माने। पहली बात तो ये है कि आप बार बार इस बात को दोहराते हैं, ये हमारे जो पैनलिस्ट भाई हैं, कि भाई अभय सिंह ने जिसके लिए इस्तीफा दिया था वो मुद्दा हल नहीं हुआ। अभय सिंह ने जिसके लिए इस्तीफा दिया था वो मुद्दा जो है 100% केशव जी हल हो चुका है। अभय सिंह जी ने सरकार को जनता के बीच में ला करके खड़ा करने के लिए इस्तीफा दिया था, जनता से मैंडेट लेने के लिए इस्तीफा दिया था। आज जनता मैंडेट देगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित की है या अहित की है, ये फैसला करने के लिए इस्तीफा दिया था कि जनता इस बात का। रेड्डू साहब, जनता आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता नहीं समझ रही है। न केवल भाजपा जजपा बल्कि कांग्रेस भी प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठा रही है। बिल्कुल ठीक है, मैं शास्त्री जी के पास आता हूं। शास्त्री जी रखिए अपनी बात। इनका तो काम है उठाना सर, मुद्दा है तो ठीक है, वो जवाब देंगे इस बात का। जनता समझ चुकी है। ठीक है सर, शास्त्री जी हाँ ले लो, जनता समझ चुकी है इस बात को। ठीक, अभी इनको थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दो। मैं 2 बार की बात का 1 बार में जवाब दूंगा। जब रेड्डू जी ये कहते हैं कि विकास केवल 17 साल पहले हुआ था और उसके बाद कांग्रेस का शासन गया, 7 साल बीजेपी का शासन गया, विकास नहीं हुआ, तो पहले तो रेड्डू जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि 17 साल से यदि विकास के काम नहीं हो रहे तो विकास की आवश्यकता है। और यदि आप अपना व्यक्तिगत हक छोड़कर आज ऐलनाबाद की जनता के लिए चुनाव करना चाहते हैं तो उसका पहला हक है उसके विकास के ऊपर, और उसका विकास का तभी मिल सकता है जो सीधी सरकार के अंदर उसकी हिस्सेदारी होगी। क्यों कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का एक भी प्रतिनिवेदन यदि आप यहाँ उसके ऊपर दिखा दे कि उन्होंने सीएम को ये कहा, ये कहा, ये कहा और ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा, तो मैं चाहता हूं कि ईगो हट को छोड़कर यदि आप गोपाल कांडा को आज ऐलनाबाद की जनता के लिए आप बीजेपी के विधायक के रूप में जिताएंगे तो सीधा मुख्यमंत्री के पास जाकर पेपर दिखाएगा, वहां से सैंक्शन लेगा और जिस विकास की दरकार ऐलनाबाद की जनता को है
वो है। यदि आप सच्चे हितैषी जैनाबाद की जनता के लिए इनेलो अपने आप को मानती है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मानते हैं, तो आज विकास अभय सिंह चौटाला के साथ होता तो वो पिछले 17 साल में करवा लेते। कांग्रेस के समय भी वही थे, पिछली 5 साल में भी वही थे, अभी 2 साल में भी वही थे। उसके बाद भी यदि विकास नहीं हो रहा तो सरकारों में दोष नहीं, चौधरी अभय सिंह चौटाला में दोष है, जो अपने ईगो के कारण से किसी के पास जाते नहीं। इसलिए आप तय करके एक बात कि किसी ऐसे व्यक्ति को दो तो सीएम से जाके अपना मुद्दा पूरा काम करवा के लाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब ओम प्रकाश अभय सिंह चौटाला जी इस बात को लेकर रिजाइन करते हैं कि मैं सत्ता के अंदर या विधानसभा में तब तक नहीं आऊंगा जब तक कृषि कानून लागू नहीं होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कृषि कानून की जब आप कह रहे हैं कि 100% हल हो गया तो आप कहिए ना मुद्दा अलग बदल गया। आप खुद कहते हैं कि मुद्दा अब हल हो गया, तो हल हो गया तो मतलब। तीसरी बात मैं खालिद जी के लिए कहूंगा, खालिद जी को कांग्रेस ने बेशर्मी का इतनी बड़ी चमड़ी उड़ाकर भेजते हैं मीडिया में कि उनको उस पुरानी बातें याद ही नहीं रह पाती। कांग्रेस के समय जो जमीनों की बंदरबाट हुई, कांग्रेस के समय में जो विकास की बंदरबाट हुई, कांग्रेस के समय में जो भाई भतीजावाद हुआ, कांग्रेस के समय में गरीब की गर्दन पर जिस प्रकार से रोज छुरी चलती थी, किसी किसान को ये नहीं पता होता था कि कब तेरी जमीन जाएगी कि रुकेगी, उसके बिचौलिए कैसे घूमते थे। यदि आज कांग्रेस की सरकार 7 साल और होती तो आज पंजा टेकने के लिए खालिद जी आपको भी मिन्नतें करनी पड़ती कि आप पंजाब में जमीन पर टेक लो कि नहीं टेक लो। जमीनों का यह हाल किया था। कैसे कैसे भर्ती होती थी, कौन सी भर्ती आज पूर्व होकर चली गई जिसके ऊपर रद्द नहीं किया, और कितने लोगों को हमने उसके बावजूद सब इतने साल सर्विस कर ली तो किसी न किसी ये प्रकार से उनको नौकरी में या कोई अलग व्यवस्था के अंदर खड़ा कर रखा है। ठीक है शास्त्री जी, मैं जवाब लेता हूं खालिद भाई से। लेकिन कम से कम आप अपनी चमड़ी को थोड़ा बारीक कीजिए, संवेदनाएं अपने अंदर जगा कर देखिए, जिन संवेदनाओं के कारण से राजनीति की जाती है। शास्त्री जी मैं आता हूं, मैं खालिद भाई के पास आ रहा हूं। उस गरीब की सेवा के शास्त्री जी अब जरा सा सुन लीजिए, आपने बहुत लंबी चौड़ी बात अपनी सरकार के बारे में कह दी और उस स्थिति में आके आप कह गए, उस स्थिति में आके आगे कह गए जब इस देश का ना तो आपसे किसान संतुष्ट है, ना इस देश का युवा संतुष्ट है, ना इस देश का मजदूर संतुष्ट है, ना इस देश का व्यापारी संतुष्ट है। जब इस देश के अंदर, अब सुन लो, अब सुन लो ना, बीच में मत बोलो, बहुत देर सुना वाला असंतुष्ट है। आप सुनिए तो सही, आपके कुछ गिने चुने लोग, आपके कुछ गिने चुने लोग और आपके मित्र तो सरकार को बैक से मदद देते हैं, वो संतुष्ट हो सकते हैं, इसको मान लीजिए आप। लेकिन इस देश का आप किसी भी गरीब व्यक्ति से बात कर लीजिए, एक मामूली आदमी जो मजदूरी करता है, आप अभी फोन कीजिए, यहां तक के कोई ऑटो भी चलाता है, कोई रिक्शा भी चलाता है, कोई कुलीगिरी करता है, किसी से बात कर लीजिए तो उनका एक ही लफ्ज है, खालिद जी मैं कह रहा हूं, उनकी एक ही बात है केशव जी, वो कहते हैं कम से कम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उस बीजेपी को वोट नहीं देंगे किसी भी सूरत में, किसी को भी देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो जरा साहब सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात आप सुन लीजिए शास्त्री जी, मैं जवाब दूंगा, वापस आ जाऊंगा सर आपके पास। आप सुनिए ना मेरी बात, बीपीएल सुनिए तो सही, शास्त्री जी आप सुन लीजिए, सत्यव्रत जी मैं वापस आ जाऊंगा, आप सुन लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ, आपके 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ, सुनिए तो सही, बताना नहीं शास्त्री जी सुनिए, आपने शास्त्री जी वापस आ जाऊंगा, बात पूरी हो जाती है, वापस आ जाऊंगा। आपने अराजकता दी है, इस देश को आपने किसी भी ऐसे सांप्रदायिकता दी है, आपने इस देश को ऐसा कुछ नहीं दिया है। जब इस देश के अंदर यूपीए की सरकार थी, इस देश के अंदर जब यूपीए की सरकार थी तो इस देश के गरीबों को फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस पार्टी ने दिया, इस देश के गरीब मजदूर को मजदूरी करने के लिए मनरेगा हमने दिया। आपने तो अभी तत्काल में हरियाणा में 2 वादे किए थे, आप 2 वादे अपने पुगा नहीं पाए। आपने कहा था कि हम जो बीपीएल परिवार है उनको सरसों के तेल की जगह पैसे देंगे, पूरे हरियाणा में वो पैसे नहीं दिए गए। आपने अभी तत्काल में एक वादा और किया है, आपने कहा है कि हम बाजरे की खरीद में 600 रुपए बोनस देने वाले किसानों को। आप चेक करवा लीजिए, मुझे तो पता है वो कहीं पे 600 नहीं मिलने जा रहे, कोई 600 नहीं दे रहा है, कोई 6 रुपए नहीं दे रहा आपकी सरकार। और बाजरे की स्थिति यह है, बाजरे की स्थिति है कि सब्जी की मंडियों में नालियों में फेंका जा रहा है। आप देखा नहीं, आपने 2 दिन पहले पलवल की खबर चली धान की, किस तरह से धान की फसल में, किसानों की फसल में बिना बोली लगे मतलब 5-5, 6-6 फुट पानी खड़ा हो गया था। ये किसान की स्थिति है आपकी सरकार के शासन सत्ता में। आप बातें करते हैं, इसके अलावा आपका कुछ नहीं है, बातें आप करते रहिए, बातों देखो, बातों पे किसी का रोक नहीं है।
जबान है, इसको हिलाते रहिए, लेकिन जवाबदेही तय होती है आपको। इससे आपकी सरकार की लोकप्रियता पता लगना जानी चाहिए थी। जब भारत सरकार दूसरी बार बन जाती है और आप उसके बिहाफ पे चुनाव लड़ते हैं, आपकी सीटें आधी रह जाती है, तो यह आपकी लोकप्रियता थी। अब जब आपने अपनी लोकप्रियता चेक करी तो आपको बड़ौदा के चुनाव से अंदाजा लग जाना चाहिए था कि आपकी लोकप्रियता कितनी थी। और यह चुनाव आपको बिल्कुल बताने जा रहा है। आप सब लोग आ जाइए, आपको ऐलनाबाद के लोग जवाब देने वाले हैं। आप आ जाइए, सब लोग वहां पे आ जाइए, आप उनको लेके तो आइए। वहां लोग हैं, आपको वहां ऐलनाबाद के लोग हैं जो आपकी सरकारों के जुल्मों सितम से त्रस्त हैं, वो लोग बैठे आपका इंतजार वहां कर रहे हैं। आप आ जाइए, खाली बातों से कुछ नहीं होगा, आप इस प्रदेश को ये कब बताएंगे, आप इस प्रदेश को ये कब बताएंगे आपने 2000 स्कूल बंद किए, क्यों बंद किए? आप इस प्रदेश को ये कब बताएंगे, आप इस प्रदेश को ये कब बताएंगे कि जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में हम कब पे हुए वो क्यों हुए? आप इस प्रदेश को ये कब बताएंगे कि जो हम बेरोजगारी में निचले स्तर पे गए वो हम क्यों गए? आपने क्या किया इस प्रदेश में? जब से आपके 7 साल की सरकार है, आपने 3 बार प्रदेश को आंदोलनों में झोंका। आपने जाट आंदोलन में किसानों को, पूरे प्रदेश को आग लगाई। आपने राम रहीम वाले मसले में पूरे प्रदेश को आग लगाई। उसके बाद आपने खालिद भाई अब ये मुझे ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। खालिद भाई ये मुझे ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। ऐलनाबाद की बात खालिद भाई मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। नहीं आप देखिए, अब मैं टोक रहा हूँ तो आप ऐलनाबाद पर आ गए, अब मैं टोक रहा हूँ तो आप ऐलनाबाद पर आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जनता आपको ठीक है सर, ठीक है सर, समय की थोड़ी सी कमी है। खालिद भाई मैं एक एक कर सबके पास आ रहा हूं, फाइनल कमेंट सबसे लूंगा। मनदीप जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। केशव, मेरा सवाल तो शुरू में मैंने किया विजेंद्र जी से, वो एज इट इज खड़ा है कि अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया कि काले कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तो ऐसी संवेदनशील विधानसभा का मैं सदस्य नहीं रहना चाहता, ये लिख करके उन्होंने इस्तीफा दिया था। आप जवाब ले लो ना साथ में। विजेंद्र जी आप जवाब ले लो साथ में। जवाब नहीं दिया, ना ऐलनाबाद की जनता का जवाब दे रहे हैं, ना मेरा जवाब दे रहे हैं कि वो चुनाव लड़ क्यों रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, आप मेरे को उसकी प्रति दिखाएं। अभय सिंह ने कहा यह लिख के दिया हुआ है कि मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, आप मुझे उसकी प्रति दिखाने का काम करें। अभय सिंह ने यह कहा था मैं किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूँ, और इस्तीफा दिया है उन्होंने। वीडियो क्लिप भेज देंगे विजेंद्र जी। ये मैंने कई बार मांग लिया। ठीक है सर, मनदीप भाई मेरे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है, आप जल्दी से। रेडू साहब बीच में इंटरप्शन नहीं प्लीज। फाइनल कमेंट है सर, सभी को 20-20 सेकंड देने पड़ेंगे। फाइनल कमेंट है। ऐलनाबाद की जनता आपको बटन दबा के जवाब देगी। ठीक है शास्त्री जी केवल 20 सेकंड। शास्त्री जी केवल 20 सेकंड जल्दी से। तो 20 सेकंड में तो 10 सेकंड में पूरा करने वाला हूँ। आज सारे देश को, हरियाणा को, विशेषकर ऐलनाबाद को विकास की दरकार है। ऐलनाबाद की जनता के पास एक विकल्प है कि हम अपना सीधा कैंडिडेट सरकार के हिस्से में हिस्सेदारी मिलाकर अपने कैंडिडेट को जिताएंगे, और ऐलनाबाद के प्रति जो भी अपना प्रेम, स्नेह और पारंपरिक सीट मानते हैं उनके लिए भी यही है कि आज सत्ता भाजपा के पास है, भाजपा के कैंडिडेट को जिताएंगे। ठीक है खालिद जी, निश्चित रूप से वो उनके हक की बात होगी। खालिद जी देखिए, ऐलनाबाद को एक लंबे समय तक परिवार की राजनीति देखी जा चुकी है, 7 साल से इस मौजूदा सरकार की वो देख लिया सत्ता में विकास। ऐलनाबाद को और हरियाणा को एक मजबूत सरकार की दरकार है, और मजबूत सरकार की दरकार होगी मजबूत विपक्ष से पूरी। और ये समझ लीजिए कि वहां से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतने जा रहा है, जो मजबूत विपक्ष में शामिल होकर अगली कांग्रेस पार्टी सरकार का विधायक बनेगा। ठीक है, कंफ्यूजन अब भी है आपके हालांकि स्टेटमेंट में। सरकार का चुनाव है ही नहीं, आपने यहीं से शुरुआत की थी, यहीं खत्म कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा, लेते रहिए, मैं बोल ही नहीं रहा। आपने आपको स्वीकार ही नहीं करना है। विजेंद्र, रेडू साहब। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है। ये बार बार बेवजह के मुद्दे उठाने का प्रयास करिए। ऐलनाबाद की जनता बहुत अच्छे से समझती है, और इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में न आकर के अभय सिंह को भारी मतों से जिताने का काम करेगी। और जहां तक कांग्रेस वाले भाई मजबूत विपक्ष की बात करते हैं, वो सेशन में देख चुके हैं कितना ये मजबूत है। जब इनके होते हुए किसानों के विरोध में हरियाणा में भी कानून पास होते हैं, तो मजबूत विपक्ष को भी आप पसंद नहीं करती है, और ना ये मजबूत रहा है। ठीक है योगेश जी, कोई बात नहीं सर, फाइनल कमेंट योगेश जी। देखिए, मैं पहली बात तो ये कह देना चाहता हूं कि जब मैं किसी के बारे में बोलता हूं तो वो सारे मुझ पे इल्जाम लगाते हैं
एक बार मैंने कहा कि जेजेपी ने वोट मांगे थे बीजेपी को बाहर रखने के लिए, लेकिन वो बीजेपी से मिलकर सरकार बना रहे हैं तो जेजेपी मुझसे नाराज हो गई। ठीक है, चौटाला जी जैसे ही जेल से बाहर आए थे तो मैंने ये कहा था कि मुझे ये लगता है कि इनेलो गेन करेगी अब इमीडिएटली। उस टाइम पे फिर मेरे से जेजेपी नाराज हो गई थी। एक दिन शास्त्री जी मुझे कह देते हैं कि मैं कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा हूं, आज मुझे रेड्डू साहब बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी के पक्ष में बोल रहा हूं। सर मैं वो बोलता हूं जो मैं फील करता हूं, और मैं जो फील करता हूं आज भी मैं मानता हूं कि अभय सिंह चौटाला जी ऊपर हैं, लेकिन उनके पीछे जो रेस लगा रहे हैं वो बड़ी तेजी से आगे आ रहे हैं। उसका आप ध्यान रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगा बाद में। वोट डलते ही आप मेरे को फोन कर लेना, रिजल्ट बताऊंगा, अगर गलत निकल जाए मैं कह देना। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। योगेश जी, सत्यव्रत जी, खालिद जी, विजेंद्र जी, मनदीप जी, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।